बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में लेक्चर 2 में आज हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस और एनपी रेशो की स्टडी करेंगे। सभी जो स्टेबल न्यूक्लियस हैं, जो सभी स्थायी नाभिक हैं, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग समान होती है। अर्थात एन और पी का रेशो अगर हम लें तो एन और पी का रेशो या तो 1 होगा या लगभग एक के समान होगा। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को एक ग्राफ से प्रदर्शित करें तो अगर हम जो न्यूट्रॉन की संख्या है उसको वाई एक्सिस पे लें और जो प्रोटॉन्स की संख्या है उनको एक्स एक्सिस पर लें और विभिन्न जो स्थायी नाभिक हैं, जो न्यूक्लियाई हैं, उन न्यूक्लियाइडों के न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को इस ग्राफ पर इंगित करें तो हमें विभिन्न तत्वों के न्यूक्लियाइड के लिए अलग अलग पॉइंट्स हमें मिलेंगे। तो इन पॉइंट्स, ग्राफ में जो पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स लगभग पास होकर एक इस तरह की बेल्ट बनाएंगे, यानी एक निश्चित क्षेत्र में ये डॉट होंगे। इस क्षेत्र को हम स्टेबिलिटी बेल्ट या स्थायित्व बेल्ट कहते हैं। और इस बेल्ट में जो केंद्र में या बीच में जो न्यूक्लाइड होंगे वो अधिक स्थायी होंगे और जो इस बेल्ट के किनारे पर होंगे वो कम स्थायी होंगे। इस चार्ट को हम सैग्रे चार्ट कहते हैं। जो वक्र है, इस चार्ट जो है के निर्माण में स्थायी नाभिकों के न्यूक्लाइड में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या दिखाई गई है। यानी इस में चार्ट में जो स्थायी नाभिकों की जो संख्या है उनको वो एक बेल्ट के रूप में है, उसे हम स्थायी बेल्ट या स्टेबिलिटी बेल्ट कहते हैं। और हमने देखा कि ग्राफ में एक डॉटेड रेखा भी दिखाई गई है। यह रेखा जो है n/p = 1, यानी n और p का रेशो 1 है, उसको इंगित करती है। ग्राफ से हम देख रहे हैं कि जो जिनका n और p रेशो 20 से कम है, 20 या 20 से कम है, उनके लिए जिनमें प्रोटॉनों की संख्या 20 या 20 से कम है उनके लिए n और p रेशो लगभग 1 है या 1 या 1 के बराबर है। या हम ये कह सकते हैं कि इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, ऐसे न्यूक्लाइडों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान है। परंतु 20 से ऊपर हम देख रहे हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी n/p का अनुपात जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यानी हमने देखा कि 20 या 20 से कम में द्रव्यमान वाले जो न्यूक्लियोइड है उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या लगभग समान है। जैसे हम 20 द्रव्यमान वाले तक के लिए, जैसे 18 न्यूक्लियोइड जो जिनका द्रव्यमान 18 है, उनमें हम ये कहें कि 9 समान 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इनमें n और p का रेशो बराबर है। तो ऐसे न्यूक्लियोइडों में n और p का रेशो मतलब 1 होगा या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। लेकिन 20 से अधिक होने पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या तेज़ी से बढ़ती है, जिससे np रेशो जो है वो बढ़ने लगेगा। अब इस ग्राफ में हम स्टेबिलिटी बेल्ट को देखें तो स्टेबिलिटी बेल्ट में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यानी पिछले स्लाइड में, कि जो न्यूक्लियोइड्स हैं, ठीक है, उन न्यूक्लियोइड्स में जो सेंटर में जो है इस तरह का एक बेल्ट हमें मिल रहा है। ये n/p = 1 है और यहाँ एक बेल्ट हमें मिल रहा था ग्राफ में। तो इस बेल्ट में हमने देखा कि बीच में जो सेंटर में जो है उनका स्थायित्व अधिक है और इस पट्टिका के बाहर किनारों पर जो हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव होते हैं। और ये कुछ कणों का उत्सर्जन करके, यानी न्यूक्लियोइडों का विघटन होता है और कुछ कणों का उत्सर्जन करके स्थायित्व प्राप्त करते हैं। अर्थात इनमें n और p
का जो रेशो है वो 1 होने का प्रयास करता है, यानी 1 के निकट आने का प्रयास करता है। तो किसी अस्थायी नाभिक का विघटन किस प्रकार से हो, यानी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है उनका विघटन इस तरह से होता है वो एन और पी पर निर्भर करेगा, यानी एन अपॉन पी के रेशो पर डिसइंटीग्रेशन या विघटन निर्भर करेगा। यदि फर्स्ट कंडीशन ले, यदि एन और पी का अनुपात अधिक है तो विघटन इस प्रकार का होगा, डिसइंटीग्रेशन इस तरह से होगा कि एन और पी का जो रेशो है वो कम हो जाए, और अगर एन पी का रेशो कम है तो डिसइंटीग्रेशन इस तरह से होगा कि एन और पी का रेशो बढ़ जाए। अब हम एक एक करके देखें। यदि एन और पी का रेशो जो है हाई हो, अधिक हो, तो एन और पी का रेशो जब अधिक है तो उसको कम करने के लिए क्या होगा, या तो न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो या प्रोटॉनों की संख्या बढ़े। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक है। इस स्थिति में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है कम करके एन पी को हम कम कर सकते हैं। अब हम एन पी का रेशो किस प्रकार से कम करें। पहला ले हम बीटा कण उत्सर्जन द्वारा। जब ऐसे न्यूक्लियाइड, अस्थायी न्यूक्लियाइड जिनमें एन पी का रेशो अत्यधिक होता है वो बीटा कण उत्सर्जन करके स्थायित्व प्राप्त करते हैं, अर्थात एन पी का रेशो कम कर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें इसके लिए, कार्बन 14 में क्या होगा, कार्बन 14 जो है एक बीटा कण का उत्सर्जन करके 7n14 में परिवर्तित हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा और 7n14 में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि इसका एन अपॉन पी यानी एन पी रेशो 1.18 था, यानी 60-14 में जो प्रोटॉन थे वो 6 है, न्यूट्रॉन 8 है, यानी 1.18 है। लेकिन जैसे ही है कि बीटा कण का उत्सर्जन करेगा 7n14 में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात इसमें एन पी रेशो इक्वल हो जाएगा, यानी एन पी रेशो कम हो गया, 1.18 से घट के 1 कम हो गया। तो बीटा कण उत्सर्जन करके एन पी रेशो घटा सकते हैं। दूसरा है न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करके। अभी एन पी रेशो में न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण एन पी रेशो अधिक है, तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या को कम कर दें तो एन पी रेशो कम हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देखें 11Na23 में एन पी रेशो है 1.1। अब इससे एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा और ये 11Na22 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सोडियम 22 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एन और पी का रेशो इक्वल हो जाए, एन और पी बराबर हो जाएंगे, अर्थात एन पी का रेशो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1.1 से घटकर 1.0 हो गया वो न्यूट्रॉन के उत्सर्जन के कारण। परंतु न्यूट्रॉन इस प्रकार का जो डिसइंटीग्रेशन है जिसमें न्यूट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है वो प्रकृति में थोड़ा कम पाया जाता है, क्योंकि जो बंदी ऊर्जा है वो अत्यधिक होती है। अब हम देखें जिनका एन पी रेशो कम होता है, ऐसे न्यूक्लियाइड, अस्थायी न्यूक्लियाइड जिनका एन पी रेशो कम है वो क्या करेंगे, कुछ कणों का उत्सर्जन करके यानी नाभिक का विघटन होकर एन पी रेशो को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और स्थायित्व प्राप्त करेंगे। यदि एन पी का अनुपात काफ़ी कम है तो वह अस्थायी होगा और वो विघटन करके एन पी का अनुपात बढ़ाकर स्थायी होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब एन पी का रेशो किस तरह से बढ़ेगा, इसमें हम पहले ले अल्फा कण के उत्सर्जन द्वारा। अगर एन पी का रेशो कम है तो अल्फा कण जो कि हीलियम के नाभिक होते हैं 2He4 अल्फा कणों का उत्सर्जन करेगा। अल्फा कणों के उत्सर्जन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या में कमी आती है, तो अल्फा कण का उत्सर्जन करके यह अपना एन पी रेशो बढ़ा लेगा। जैसे हम बात करें यूरेनियम 238 की, यानी 92 यूरेनियम 238, जिससे एक अल्फा कण का उत्सर्जन होगा और ये थोरियम में परिवर्तित हो जाएगा ना 90Th234। तो यहाँ जो एन पी रेशो 1.58 था वो अब बढ़कर 1.60 हो गया। तो इस तरह से अल्फा कण का उत्सर्जन करके एन पी रेशो बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली हम पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके, अगर एन पी रेशो कम है तो हम पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके, यानी जो अस्थायी नाभिक है वो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके
एनपी रेशो को बढ़ा लेते हैं और स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, जो प्रोटॉन है 1H1, उससे एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन हो, एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, तो एनपी रेशो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लें 6C11 कार्बन 11, 6C11 में एनपी रेशो 0.83 है। जैसे ही एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेगा और एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके 5B11 में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ इसका एनपी रेशो बढ़ जाएगा और स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तीसरा हम लें के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब कुछ जो अस्थायी न्यूक्लियोटाइड है जिनका एनपी रेशो कम है, उनको एनपी रेशो बढ़ाना है। तो अभी हमने देखा कि या तो दो, उसमें हमने देखा कि या तो वो अल्फा कण का उत्सर्जन करेगा या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। कभी कभी क्या होता है कि एनपी रेशो कम है, उनको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए प्रोटॉनों को न्यूट्रॉन में परिवर्तित करने हेतु पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन के स्थान पर कभी कभी नाभिक के कक्ष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, लेकिन कई पॉजिट्रॉन इसका उत्सर्जन करने के बजाय जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है के कक्ष से और वो न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो गया, तो प्रोटॉन की संख्या कम हो गई और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो एनपी रेशो जो है वो बढ़ जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें 26Fe53, ये के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, के कक्ष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 25Mn53 में कन्वर्ट हो जाता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ एनपी रेशो देखें तो 1.11 था, जो कि अब 1.20 हो गया, तो एनपी रेशो बढ़ गया और जो अस्थायी नाभिक है वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हम एनपी, जिनका एनपी रेशो कम है वो एनपी रेशो बढ़ाकर, या जिनका एनपी रेशो बढ़ा हुआ है वो एनपी रेशो कम करके स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। अब हम देखें मैजिक नंबर। नाभिक जो न्यूक्लियस है उनकी स्टेबिलिटी और न्यूक्लियनों की संख्याओं को ध्यान में रखकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुछ संयोग हमें प्राप्त होते हैं जो कि स्थायी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और ये समद्रव्यमान संख्या वाले नाभिक होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ समद्रव्यमान वाले नाभिक जो हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। कुछ कुल मिला के 8 न्यूक्लियोटाइड ऐसे हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही इवन होते हैं, सम होते हैं, ठीक है। और वास्तव में कुछ विशेष प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वाले नाभिक असाधारण रूप से अधिक स्थायी होते हैं। यानी जिन न्यूक्लियाई की प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या या तो 2 हो या 8 हो या 20 हो या 28 हो या 50 हो या 82 हो या 126 हो, यानी ये जो नंबर हैं, ये नंबर वाले न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की संख्या इन नंबरों में से कोई एक हो तो वो अधिक स्थायी होते हैं। तो इन नंबर को हम मैजिक नंबर कहते हैं। यानी जिस न्यूक्लियाई की प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है या 8 है या 20 है या 28 है या 50 है या 82 है 126 है, वो असाधारण रूप से यानी स्थायी होते हैं। तो इन नंबरों को मैजिक नंबर कहते हैं। थैंक यू।